पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में जारी सियासत के साथ ही कानूनी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमला बोला है और कहा है कि आईएनएस विक्रांत मामले में उन्हें और उनके बेटे नील को जेल जाना ही पड़ेगा। दोनों पिता पुत्र के खिलाफ मामले में धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज होने के साथ ही राउत ने कहा कि किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही और अब देशद्रोही भी साबित हो गए। राउत ने ट्वीट किया, मार्क माय वर्ड्स, आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देश और जनता को ठगने वाले सोमैया बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, साथ ही साथ देशद्रोही भी साबित हो गए हैं। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालीबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। बता दें कि मुंबई पुलिस ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र की गई 57 करोड़ रुपए से अधिक की निधि में कथित अनियमितता को लेकर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मनखुर्द में बॉम्बे पुलिस थाने में आपको बता दें कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आईएनएस विक्रांत को 1961 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। वह राजसी श्रेणी का विमान वाहक पोत है और उसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के नौसैन्य अवरोध में अहम भूमिका निभाई थी। जनवरी 2014 में इस जहाज को एक ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेच दिया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए एक निधि एकत्रित करने का एक अभियान चलाया था, जिसमें उसने भी जहाज को बचाने के लिए सोमैया को दान दिया था और बीजेपी नेता ने इस मकसद के लिए 57 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई थी। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में इस निधि को जमा कराने के बजाय उन्होंने निधि में अनियमितता की। शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने बुधवार को शिकायतकर्ता के साथ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। पुलिस ने धारा 406, धारा 420 और धारा 34 के तहत किरीट सोमैया और उनके बेटे नील और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए दान के तौर पर लोगों से जमा की 57 करोड़ रुपए की निधि के गबन का आरोप लगाया था। आरोप को खारिज करते हुए सोमैया ने कहा कि अगर राउत के पास कोई सबूत है, उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपना चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ईडी ने पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संजय राउत की पत्नी के नाम करीब 2 करोड़ की अलीबाग में जमीन और दादर में फ्लैट को फ्रीज करने के लिए अस्थायी कुर्क के आदेश दिए थे। ये कुर्की मुंबई के अंदर पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी हुई है। दरअसल ईडी ने इसी मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की भी करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने आरोप लगाया कि उन पर महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की साझा सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर बदले के तहत उन पर कार्रवाई हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात में संजय राउत के खिलाफ हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि संजय राउत के साथ अन्याय हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। बीजेपी के नेता ईडी को लेकर धमकी देते हैं। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसा इसीलिए किया गया है कि वे सरकार के खिलाफ बोलते हैं? वहीं एक दूसरे सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है और आने वाले चुनाव में हम मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। अपने सियासी प्रतिद्वंदी को घेरने में सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे मामलों की सच्चाई क्या है और ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस वक्त सियासत खूब हो रही है। ईडी ने एक दिन पहले ही संजय राउत की जो संपत्ति है और उनकी जो पत्नी के संपत्ति है वो कुर्क करने के लिए कदम उठाया था। उसके साथ ही आपको बता दें कि आज किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और ऐसे में कई सवाल अब इसमें खड़े होने लगे हैं। क्या ये बदले की भावना से किया गया काम है
और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आसिफ भामला जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के। बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका। साथ ही संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, लीडर है शिवसेना के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी से किस तरह से देखते हैं आप, लोगों को क्यों ऐसा लगता है किरीट सोमैया ने पहले तो वो महाराष्ट्र विरोधी थे, अब देश द्रोही भी हो गए हैं, क्यों है आप लोगों को ऐसा लगता है? मांगना, चंदा मांगना, लेकिन आप जिस विषय पर मांगा जा रहा है वो वहाँ पे लगा कि नहीं लगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आप देखिए, विकलांग के नाम पे चंदा मांगा गया, 58 करोड़ रुपए बहुत मनी होती है, बहुत ज्यादा चंदा होता है। लोगों ने दिया किसके लिए दिया कि हमारी जो धरोहर है वो धरोहर हमारी सुरक्षित रहे, लेकिन उसका आप दुरुपयोग करके आपने एक नया पैसा महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ जमा नहीं कराया, जिसका संजय राउत जी ने प्रूफ भी दिया कि उनके अध्यक्षों ने जो लेटर दिया हमको उसके अनुसार यहाँ चंदा जमा नहीं हुआ, और तमाम फोटो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसके नाम से चंदा लिया जा रहा था। तो ये जो चंदा लिया जा रहा था ये वहाँ पे नहीं पहुंचा, तो देशद्रोह है। ये तो देशद्रोह में उसमें आएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, चंदा उगाही काम कर रहे हैं, लोग आपको दे रहे हैं, आपने उनके मन में ठेस पहुंचा दी। जो चंदा आपको दे रहे हैं, जो आप भले नेक काम की चंदा आपको दे रहे हैं, उनके लिए अगर आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो ये देशभक्ति कहलाएगी क्या? ये तो इसमें जो FIR होके इसमें जांच होनी चाहिए। ऐसे जितने भी लोग हम तो किरीट सोमैया जैसे जितने भी लोग हों उनके ऊपर कायदे से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि चंदा लेना ठीक है, लेकिन चंदे को दुरुपयोग करना ये कहीं का मतलब नहीं निकलता है। मैं कहना चाहता हूँ चंदे जो सरकार गिराने की चर्चाएं चल रही हैं, सरकार गिराने के लिए जो ये ईडी और इसकी कार्रवाई चल रही है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के जज कह रहे हैं कि साहब जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूं आपके पास। आसिफ जी, चंदे में घपला किया गया है किरीट सोमैया और नील सोमैया की तरफ से, जो चंदा इकट्ठा किया गया था उसमें घपले के आरोप लग रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? अरे भाई, ये पिछले 2 महीने से संजय राउत के राग आरोप रहे हैं, और ये पहला आरोप नहीं है, ये मुझे लग रहा है 15वां आरोप है। और ये कहती है, अब मुझे वॉइस में कुछ इश्यू है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लियर करें आप। आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, तो पिछले ये को पहला आरोप नहीं है, ये इसके पहले 14 और आरोप लगाए गए, और उनका ये है कि भाई बाप बेटा दोनों जेल जाएंगे। ये दो तो जेल नहीं गए, पर उनके 2 मंत्री जरूर जेल गए हैं, और इसकी गवाह देश की जनता और महाराष्ट्र की लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भाई आपके पास पुरावे हैं, आप ये कह रहे हैं कि किरीट जी या उनके बेटे इस विक्रांत के घोटाले में इन्वॉल्व है, लाइए पुरावे सबूत चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सारे पुरावे दीजिए। आपने FIR किया है ना, FIR बहुत लोग पर होती है, देश भर में बहुत लोगों पे आरोप लगते हैं। आरोप सिद्ध करना एक अहम बात होती है, ध्यान रखा जाए। आपने आरोप किया है, मान लेता है, अगर गलत होगा और अगर उस पर कोताही साबित की जाएगी तो किरीट जी को अंदर जाने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, इसी बात का जिक्र किरीट सोमैया भी कर चुके हैं। संजय जी, अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप खोखले साबित हो रहे हैं सर, यहाँ ये तो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई सबूत है तो रखिए ना, उद्धव ठाकरे को दीजिए। आपके जो 2 मंत्री है वो अंदर गए हैं, ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं जवाब दीजिए संजय जी, हमसे बात करके सबूत दिखाइए ना, सबूत क्या है आप लोगों के पास आरोप लगाने का? दर्ज हो गई है, लेकिन जिनके ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाए, मैंने संजय निगम जिले के भारतीय जनता पार्टी नेताओं के ऊपर, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच तो ईडी करेगी ना। तो ईडी ने कितने किस्म की, मुझे बताना चाहें भारतीय जनता पार्टी नेता बताना चाहें कि उनकी कितनी जांच की, कि लाने कुछ नहीं होता है। आप आज 2014 के बाद आप उठा के देख लीजिए निया जी, आप चिट्ठा देख लीजिए, आप तो डिबेट में आप चिट्ठा देख लीजिए, 2014 के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ CBI, NCB। तो सर ये क्या बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है क्या? FIR दर्ज हुए बदले की भावना से हुआ है क्या?
नहीं नहीं, नेहा, ये घटना बदतमीज घटी भावना है, नहीं है। धन और लिया क्या है, है? दान लिया है, दान को सही जगह लगाया नहीं, इसलिए FIR हुई। इसमें तो कोई वही नहीं है। लेकिन नहीं तो वो ED कह रहे हैं ना, कर रही है, वो कह रहे हैं वो कि जो सबूत दीजिए, सबूत दीजिए कि हमने ऐसा किया है। सबूत के लिए FIR हो तो गई है, सबूत वहां दिए जाए, सबूत इनके पास सबूत है। के लिए FIR नहीं होती है सर। मुझे ऐसा जवाब दे नहीं, दीजिए। FIR आरोपी को दोषी सिद्ध करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। सबूत भी दिए जाएंगे, जो इन्होंने चंदा वसूला उसके सबूत दिए जाएंगे। जो माननीय राउत जी ने स्पष्ट कह दिया, FIR हुई है, अब उसको सबूत वहां दिए जाएंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो नवाब मलिक जी का नाम ले रहे हैं, जो सरकार बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, माननीय संजय राउत जी की, नवाब मलिक जी की, जिनकी अहम भूमिका थी, आज उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई चल रही थी कि अरे भाई, भारतीय चलाइए जनता ना पार्टी सरकार। जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार कौन चाह रहा है गिराने? जो घोटाले कर रहे थे, सरकार उनको भारतीय जनता पार्टी चलेगी, शामिल करके तब तो लोगों को पता चलेगा कि कितनी नाकाबिल सरकार है। ममता बनर्जी से ये कहा जाता जब सरकार चलेगी तब तो लोगों को पता चलेगा ना कि कितनी काबिल सरकार है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है संजय जी ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन पहले ही ईडी ने PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संजय राउत की पत्नी के नाम करीब 2 करोड़ की अलीबाग में जमीन और दादर में फ्लैट को फ्रीज कर दिया था और एक अस्थायी कुर्क के आदेश भी दे दिए थे। यही वजह है कि अब बदले की भावना से संजय राउत FIR जबरदस्ती दर्ज करा रहे हैं, जबरदस्ती उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप सर आप लोगों पे भी लग रहे हैं कि अगर आपके पास एजेंसियां नहीं है तो आप पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेहा जी, अगर हमने FIR अगर कराई गई, हमारे संजय ने FIR कराई है, तो उसके सबूत भी देने पड़ेंगे। ये केस वो नहीं है 302 केस है कि पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी, तो सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं करेगी, तो हमको सबूत उनको देने पड़ेंगे। और जो बात अभी आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी ने कही है, निश्चित दोनों लोग जेल जाएंगे। तो उसमें घोटाला किया है, साफ घोटाला उसमें है, चंदे का जो दुरुपयोग किया गया है, उसके लिए ED जांच करे। अगर हम आरोप लगा रहे हैं ED के सामने, फिर अब इसकी ED जांच करें कि 58 करोड़ रुपए आया तो कहाँ गया, ये तो ED भी जांच कर सकती है ना इसका, लेकिन नहीं करेगी। क्यों करे वो तो नहीं सर, ED जांच करेगी तो आप बोलोगे जांच को प्रभावित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अब मुझे बोलने दीजिए, उसकी जांच करेगी। ठीक है, आसिफ जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जल्दी से बात रखिए अपनी आसिफ जी। पिछले कई सदी से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, खुद देवेंद्र फडणवीस जी पे कार्रवाई की, फिर आपके प्रसाद लाड पे करने की कोशिश की, मोहित कंबोज पर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो महानगर पालिका का शिकंजा लगा देते, लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता, इससे हम पकड़ाएंगे नहीं, लेकिन संजय राउत जी को ये मानना चाहिए कि ये विषय निकालकर उनकी कार्रवाई, उनकी जो प्रॉपर्टी और माल मत्ता जब्त पाए, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। उस पर गलत है तो गलत की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये सारा फ्रंट दिखाकर कि भाई किरीट मैया ने ये किया, उन्होंने वो किया, अगर वो समझ रहे कि उनकी सजा कम होगी या उनका जब्त किया गया माल मत्ता उन्हें लौटाया जाएगा, तो ये उनकी कमी है। संजय राउत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सरकार तो है सबका साथ सबका विकास की सरकार है। और ये अगर आप समझते कि इस किस्म का दबाव डालकर, अब डाल रहे दबाव, आपने देवेंद्र फडणवीस जी के घर पे भी कार्रवाई करने के लिए अपनी योजना लगाई। क्या हो गया, क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? गृह मंत्री को ठीक है, तब सवाल इस बात को लेकर है सर, FIR तो दर्ज हो गई है दोनों के खिलाफ, गिरफ्तारी कब होगी पहली बात, और अब आप क्या मांग करते हैं? ED से जांच हो, ये मांग करते हैं क्या? सर 58 करोड़ रुपए अगर दान दिया गया है तो उसकी जांच सर पुलिस भी करे, ED भी करे कि 58 करोड़ गए तो गए कहाँ, इनकी संपत्ति भी जब होती नहीं चाहिए ना। अगर 58 करोड़ सही निकल के आते हैं कि 58 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ है, तो देश की जनता का पैसा है, ये देश की जनता का पैसा कि दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की बात करता हूँ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो विकास किसका हो रहा है यहाँ पे? और आज जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोलियम दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है, तो विकास किसका हो रहा है? पेट्रोलियम उस पे मत पहुंचिए ना, अभी आप इस पे ही रहिए। ED से जांच की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ED से जांच होनी चाहिए, पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही है। पहले इनको ट्रेन करिए एक डिबेट में कैसे आना चाहिए और कैसे अपने विषय रखना चाहिए।
हमारे सेना के जो प्रवक्ता है ना, इन पर सिखाइए। आज विषय किस चीज का है, बात आसिफ जी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। देखिए ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं। आपकी तो बात नहीं है क्यों? आप नहीं है, आप नहीं है, सबका साथ सबका विश्वास कहाँ हो रहा, कहाँ हो रहा बताइए ना, मुझे बता दीजिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आसिफ जी एक सेकंड, ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए कि करके अपनी बातों का जवाब दीजिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पे रहिए प्लीज, मुद्दे से मत भटकिए। आसिफ जी सवाल इस बात को लेकर है, अभी आपने संजय जी को सुना, ये कह रहे हैं कि ईडी से जांच होनी चाहिए। क्या वाकई आपको भी लगता है कि ईडी से जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? इनको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ इनका। आप सरकार में आप ये प्रस्ताव दीजिए ईडी को के ये जानकारी आपके तेज होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी ईडी की जांच आदेश दे सकता है। आप तो सरकार में आप ये मांग करिए। और यदि लग रहा है तो किरीट सोमैया जी ने स्वयं अपने पत्रकार परिषद में कहा है कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे कोई डर है तो डर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इनके पास कोई पुरावे नहीं है। ये सिर्फ अपनी कमी, अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां और अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के गुनाह उजागर करते हैं। जो गुनाह है नहीं, जो अत्याचार है, जो अपराध नहीं है, उसको आप एक अपराध बनाकर महाराष्ट्र की जनता के सामने दिखाओगे तो ये बात महाराष्ट्र की जनता नहीं मानेगी। अगले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, क्या मिला था क्या नहीं मिला था उस पर आज हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए सर। आसिफ जी ठीक है, ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं संजय जी। ठीक है सर, आसिफ जी प्लीज। हम हराकर लोगों के सामने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमें सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं सर। अभी वक्त है चुनावों में सर, रुक जाइए, ठहरिए सर, अभी वक्त है चुनावों में, चुनावों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। कोई सरकार गिराने का इच्छा नहीं है। जिस सरकार में सर मुलाकातें तो हो रही है, शरद पवार की 20 मिनट तक मुलाकात होती है प्रधानमंत्री के साथ। नितिन गडकरी पहुंचते हैं, शरद पवार के घर पे डिनर होता है। खैर छोड़िए, मैं उस विषय पे नहीं जा रही हूँ, उस विषय पे जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी एक संजय जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि ईडी की आप जांच कर रहे हैं सर, आप अगर ईडी में निर्दोष पाए जाते हैं किरीट सोमैया, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या आप तो फिर कह देंगे ये तो केंद्रीय एजेंसी है, ये तो केंद्र के इशारे पे चल रही है, फिर आप लोग क्यों उसकी मांग कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ईडी से जांच होनी चाहिए? नेहा जी, मैंने क्या किया, 2 रुपए का भी गबन अगर हो और वो भी जनता के पैसे का, तो जिम्मेदारी किसकी है? आप कह रहे हैं जो जिस गबन की आप जांच कर रहे हैं माननीय संजय राउत के खिलाफ, तो वो भी तो गबन की जांच कर रहे हैं ना। पैसे के जो लेन देन पैसा है, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने पहले कह दिया शायद में छूट जाएंगे, इनके पास वो नहीं होगा। जांच होनी चाहिए ना, जांच तो मंत्री में होनी चाहिए ना। माननीय संजय राउत जी ने इतने सवाल उठा के माननीय राज्यसभा के सभापति जी को दिए हैं कि साहब ये 3 मामले हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। किसी एक की जांच हुई मुझे बता दीजिए आप जरा सा। लेकिन हाँ, नवाब मलिक जी की जांच होगी और 100 करोड़ का झूठा इल्जाम लगाया जाएगा। अब जो 100 करोड़ झूठा इल्जाम लगा था तो कितने करोड़ बन गया? आप पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी से, यार संजय राउत के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो कैसे लगाए जा रहे हैं? एकदम से कार्रवाइयां होने लगती है। आज डीएमसी में चुनाव है, अब इनको दिखाई पड़ने लगे। चलिए सबूत कब तक सामने रखेंगे ये तो बता दीजिए। किरीट सोमैया भी मांग रहे हैं, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इनके खिलाफ सबूत तो दीजिए। सबूत बिल्कुल रखे जाएंगे, कब रखे जाएंगे? रखिए सबूत, करिए, करवाइए ना गिरफ्तारी सर। इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? जो एजेंसी है उसके पास सबूत पहुंचेंगे, उसके वो जांच करेगी। अगर सही पाया जाता है, अगर सही होता है, एक और आरोप लगा रहा हूँ यहाँ, एक और आरोप मैं अभी आपको दे रहा हूँ यहाँ। संजय राउत जी का इंटरनल हेल्थ केयर में जो है, उन्होंने एक सेंटर क्रिएट करके वहां से गलत टेंडर के माध्यम से जो है उन्होंने तो अवैधिक काम किया है। उस पर क्या चौकसी है? उस पर ये जो है आपकी भारत सरकार की कंपनी मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि अवैध
करवाइए सर, एक और जांच करवाइए ना फिर। अगर इस तरह के मामले हैं तो जांच करवाइए। जांच तो आप करवाते ही रहते हैं, करवाइए, एक और जांच करवाइए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, शुक्रिया, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।